A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज के डेली करंट अफेयर हमको डिस्कस करने हैं बिकॉज इट इज 12 in the noon। आज है 8th of March। दो चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही हैं आज, देखेंगे क्या है। उससे पहले ये देखते हैं कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, साख कैलेंडर जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से आज तिथि क्या है। और आज तिथि की सिग्निफिकेंस वापस मैं आपको बताऊंगी जब आज एक त्यौहार हम डिस्कस करेंगे। सो फागुन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद घटते हुए फेज में है, डिक्रीजिंग फेज के अंदर है। और आज है त्रयोदशी। त्रयो यानी 13 के लिए त्रयो यूज किया जाता है, त्रयोदशी। ऑलराइट, ओके। रात से, लेकिन ये पूरे दिन शाम तक, रात अराउंड 9-9:30 अराउंड तक रहेगी, लेकिन रात को चालू हो जाएगी चतुर्दशी। और चतुर्दशी जब आती है कृष्ण पक्ष की, फागुन महीने की या फाल्गुन महीने की, तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। सो आज है महाशिवरात्रि पर्व और आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत हाई एनर्जीज इस समय कॉस्मॉस में होती हैं, ऐसा माना जाता है, बिकॉज शिव और पार्वती जो कि शक्ति का ही स्वरूप थी, तो शिव और शक्ति साथ आ रहे होते हैं, दोनों बहुत हाई एनर्जी सोर्सेज हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहता है इफ़ यू इन्वोक एनर्जीज, अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज इन्वोक करना चाहें। सो महाशिवरात्रि है आज, ठीक है। कभी एग्जाम में तिथि पूछ ली जाए, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट पर्व हमारे होते हैं, फेस्टिवल्स हमारे होते हैं इंडिया के अंदर जो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, अगर तिथि के अनुसार चलते हैं तो तिथि पता होनी चाहिए, ठीक है। सो फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि, शिवरात्रि है यानी रात को मनाई जाएगी, आज रात को, और आज रात को चतुर्दशी चालू हो चुकी होगी, ठीक है। और अब अच्छी ओकेजन है तो परचम भी आपके लिए कुछ अच्छा और करना चाहता है। वैसे तो हम कोशिश करते ही रहते हैं रोज, तो आज आपके लिए 51% ऑफ ऑन MRP सेल चल रही है। परचम ऐप पे जाकर के प्लीज, मेगा ऑफर है आज के लिए और ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, वो आपका SSC कोर्स हो, इंग्लिश का कोर्स हो जो चल रहा है SSC के लिए, या फिर आपको सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, PDF बैंक लेना है, गो एंड टेक इट टुडे। बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि फिर बाद में बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैम ऑफर निकल गया, हमें पता नहीं था। तो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, इफ एट ऑल यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम परचम ऐप, गुड डे टुडे, ठीक है। चलिए, सो अब हम शुरुआत कर लेते हैं। कल जो मैंने आपको सेशन लिया था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ में, यानी 7th of March को। हाँ मुझे पता है आज विमेंस डे भी है, आई नो। सो करेंगे अभी डिस्कस, पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो 7 मार्च को जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक्स विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। कल हमने वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, रिपोर्ट या इंडेक्स देख लीजिए, विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, यानी विमेन्स जो कि वर्क प्लेस में हैं उनको मेन के मुकाबले कितनी इक्वालिटी मिलती है, उनकी लॉज जो हैं वो मेन से कितनी डिफरेंट है, इसके बेसिस पे एक इंडेक्स था। तो दो स्टेटमेंट आपको दी गई थी। इंडिया रैंकिंग इंप्रूव टू 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। 190 देशों की जिनकी स्टडी की गई, इंडिया का रैंक 113 था, बिल्कुल सही था जी। और इंडियन विमेन एंजॉय 60% ऑफ लीगल राइट्स गिवन टू मेन। आदमियों को जितनी लीगल राइट्स दी जाती हैं उसकी 60% फीमेल्स को मिलती हैं इंडिया में, ये भी बिल्कुल सही है। सो करेक्ट पूछा जा रहा है, बोथ 1 and 2 विल बी दी आंसर, सी। और फिर मैंने सेशन के दौरान कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो चलिए उनका डिस्कशन रैंडमली आज मैंने देवदीप दास जी का कमेंट पिक किया है। नेशनल एनिमल मैंने पूछ लिया था, है ना, क्योंकि हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहे थे जो कि गैंजेटिक डॉल्फिन है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, बताओ चलो। सो रॉयल बंगाल टाइगर है, सबको पता है। पिनराई विजयन जो कि CM है केरला के, सो वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। और गवर्नर कौन है केरला के, आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल सही, सबने राइट आंसर किया है। फिर खेलो इंडिया की बात चली कि भाई खेलो इंडिया में जो भी मेडल्स लेकर के आएंगे उनको सरकारी नौकरी में एलिजिबिलिटी मिलेगी, यानी स्पोर्ट्स कोटा में उनको भी एलिजिबल माना जाएगा। तो आई हैड आस्क्ड यू, यूथ गेम के विनर महाराष्ट्र रही, यूनिवर्सिटी गेम का विनर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही, विंटर गेम के विनर इंडियन आर्मी रही, और अगर स्टेट्स में देखें तो कर्नाटका वैसे सेकंड नंबर पे आया, स्टेट्स में फर्स्ट मान सकते हो, वैसे इंडियन आर्मी रही। और वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन आई हैड आस्क्ड यू कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। सो द राइट आंसर इज बिल्कुल जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मंदौस, ठीक है। ये सारे राइट आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए। अ लॉट मेनी ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर्स, वेरी गुड। लीजिए जी, आ गया इंटरनेशनल विमेंस डे। नेशनल विमेंस डे कब आता है? ये इंटरनेशनल विमेन डे है, ग्लोबली इसको रिकग्नाइज किया जाता है, लेकिन हमारा भी एक विमेंस डे होता है। नेशनल विमेंस डे कब आता है? लिखो आज का पहला सवाल, लिखो, पढ़ चुके हैं अभी, बहुत रिसेंटली पढ़ा था। सो आज है इंटरनेशनल विमेंस डे और इसको ऑब्जर्व किया जाता है अगेन, ताकि कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है
जेंडर में जो नहीं है, रादर जेंडर गैप है, उसको अचीव किया जा सके, उसके टुवर्ड्स थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन लाया जा सके। सो 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल विमेंस डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जाता है। हाँ, ऐसे मत सोचिएगा कि मैम विमेन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, सो मेन को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंटरनेशनल मेंस डे भी आता है, पूछ लूँ ये भी, चलो लिख दो। सो एक तो नेशनल विमेंस डे बता दीजिए, एक इंटरनेशनल मेंस डे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, थीम क्या है इंटरनेशनल विमेंस डे की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। विमेन में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कीजिए, बिकॉज मेन आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट, वट एवर बेस्ट दे कैन डू, लेकिन विमेन अभी भी अनटैप्ड हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी के एंगल से देखें तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको एक्सेलरेट कीजिए। कैंपेन थीम भी है इस बार की, जैसे हैशटैग करके जो कैंपेन थीम्स होती हैं। सो इंस्पायर इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है साथ में लेकर के चलना, इंक्लूड करना। सो इंक्लूजन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हो सकता है। जो लोअर तबके के लोग हैं उनको इंक्लूड करना, जो डिसेबल्ड होते हैं उनको इंक्लूड करना। यहाँ पे किसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है? विमेन को इंक्लूड करने की। सो जो भी जेंडर इक्वालिटी के टुवर्ड्स हमारे कमिटमेंट हैं उसको एक बार और याद करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखें, जो कि टोटल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशन ने सेट कर रखे हैं 2030 का एजेंडा लेकर के। उसमें कौन से नंबर के एसडीजी पे आता है? इक्वालिटी 5th नंबर का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अचीव जेंडर इक्वालिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एसडीजी में भी आ रखा है। और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखेंगे, उसके हिसाब से जो बात बताई गई है, तो एक आंकड़ा जो सामने आता है कि अगले 131 ईयर्स लग जाएंगे कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी लाने में दुनिया के अंदर, 131 ईयर्स। ये एसडीजीज हैं 17, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, ऑल्दो मैंने एक पूरा लेक्चर ले रखा है, सारे याद करवा रखे हैं, वो आपको आई थिंक स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाना चाहिए, सो डू चेक इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जेंडर इक्वालिटी 5th नंबर का है। सबसे पहला आता है नो पॉवर्टी, ठीक है। आज जो भी आप पढ़ रहे हो उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो भी कुछ आप डेली सीए में पढ़ते हो उसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाता है, आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीकली और मंथली पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको वेबसाइट पे जाना होता है। डेली सीए के अलावा सारे पीडीएफ फिर वेबसाइट पे मिलते हैं। अच्छा, डेली सीए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो दोनों मीडियम के बच्चे जाकर के ले सकते हो, अवेलेबल हो गया होगा। और मंथली मैगजीन हो चुकी है रिलीज फरवरी की, राइट। इंग्लिश में हो चुकी है, हिंदी वाली 10 तारीख तक आ जाएगी। कहाँ? परचमclasses.in पे। और जिनके पास पीडीएफ बैंक है, जो भी कुछ आप डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली पढ़ते हो यूट्यूब पे, सबके पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा जानकारी, क्वेरी, कंसर्न, प्लीज कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस या परचम ऐप में चैट कर लिया कीजिए, ठीक है। टीम विल हेल्प यू प्रॉम्प्टली। ऑल राइट, चलो जी, अब हम आते हैं आज की पहली खबर पे। अभी तक तो हमने कल का डिस्कशन किया और जनरल बातें की हैं। आज की पहली खबर क्या है? एक बुक है जिसको रिलीज या लॉन्च किया गया है। पहले बुक का टाइटल देखते हैं, इंडियाज कंटेम्प्ररी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स। इंडिया की कंटेम्प्ररी यानी अभी जो चल रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक, बड़े इकोनॉमिक मुद्दों से रिलेटेड थीम्स। और ये जो किताब है इसको एडिट किसने किया है? बिकॉज अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। इसको एडिट किया है DK श्रीवास्तव जी ने एंड KR षणमुगम जी ने। श्रीवास्तव एंड षणमुगम जी, श्रीशन, हाँ, श्रीवास्तव एंड षणमुगम जी हैं, उन्होंने इस बुक को एडिट किया है। और ये बुक डेडिकेटेड है डॉक्टर C रंगराजन जी को, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के। C रंगराजन जी को डेडिकेटेड है। और ये जो किताब है ये मैड्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने लॉन्च की है और रंगराजन जी इसी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के चेयरमैन भी हैं। फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, और अभी चेयरमैन है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सो बुक कंटेम्प्ररी, इंडियाज कंटेम्प्ररी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020, ये पूरा टाइटल है, लुकिंग बियॉन्ड 2020। ये लॉन्च की गई है टू ऑनर C रंगराजन जी, और ये मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका इवेंट भी हुआ और वहाँ पे लॉन्च की गई है। DK श्रीवास्तव एंड KR षणमुगम, इन्होंने बुक एडिट की है। C रंगराजन जी के बारे में वैसे हमने देख लिया कि फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, देन फॉर्मर चेयरमैन रह चुके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक लिखी थी रंगराजन जी ने, और उनकी बुक का टाइटल क्या है? फोक्स इन द रोड,
फोक होते हैं ना, कांटा जिससे हम कुछ खाते हैं. सो फोक्स इन दी रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड. फोक्स इन दी रोड, वहाँ कांटे का वो फोक का मतलब वो नहीं था खाने वाला, अलग अलग जो रास्ते निकल जाते हैं उस हिसाब से था ये. फोक्स इन दी रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड किसने लिखी है? सी रंगराजन जी ने. सो यहाँ 2 किताबें आपके मेंशन में आ चुकी हैं. बढ़े आगे, चलो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो एक अवार्ड कैटेगरी से आ रही है. सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RK स्वामी लिमिटेड कंपनी के. कौन सी कंपनी? एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से रिलेटेड ये कंपनी है. RK स्वामी कंपनी के श्रीनिवासन स्वामी जी. तो श्रीनिवासन स्वामी जी को मिला है IAA गोल्डन कंपस अवार्ड. इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले इंडियन बिजनेस पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है. IAA इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन. सो IAA ने ये अवार्ड दिया है श्रीनिवासन के स्वामी जो कि CMD हैं एक मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी है RK स्वामी लिमिटेड. और IAA जो पूरा अवार्ड है IAA गोल्डन कंपस अवार्ड, ये गोल्डन लिखा हुआ है, गोल्डन कंपस अवार्ड कहाँ दिया गया? 45th IAA वर्ल्ड कांग्रेस जो कि मलेशिया के अंदर हुई. सो IAA वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई मलेशिया में, वहाँ पे अवार्ड मिला है गोल्डन कंपस. किसको? SK स्वामी जी को, श्रीनिवासन के स्वामी जी को. राइट. ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ग्लोबली जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत उत्कृष्ट काम किया हुआ होता है मार्केटिंग फील्ड में, एडवर्टाइजिंग में या मीडिया में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है. और पहली बार किसी इंडियन इंडस्ट्री लीडर को ये अवार्ड दिया गया है. सो वापस एक बार देख लीजिएगा, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का कंपस अवार्ड या गोल्डन कंपस अवार्ड, राइट, मिला है स्वामी जी को, RK स्वामी. अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी ऑफ न्यूज़ पे जो कि स्टेट न्यूज़ हम ले रहे हैं. तो जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट खबर उठ करके आई है वो हम डिस्कस करेंगे. यहाँ ये जो बच्चे लिखते हैं ना लाइव कमेंट के अंदर कि मैम आप XYZ स्टेट से ज़्यादा न्यूज़ उठाते हो, हमारे स्टेट की भी लाया करो. मैं न्यूज़ नहीं बनाती हूँ बच्चे, वहाँ पे न्यूज़ हो रही होगी, कुछ बड़ा इंसिडेंस होगा तो मैं ले लूँगी और मैं पढ़ा दूँगी. अगर आपके स्टेट से कोई न्यूज़ ही नहीं बन रही है इंपॉर्टेंट तो नहीं पढ़ाएंगे, है ना. तो ये बहुत बहुत कॉमन सेंस है, फिर भी बच्चे बोलते हैं. चलिए, सो पिंक पेट्रोल, ये कार है, पिंक पेट्रोल फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विमेंस पुलिस स्टेशन गांधीनगर जम्मू. पिंक पेट्रोल यानी पेट्रोलिंग होती है ना, गश्त लगाने के लिए गाड़ियां होती हैं पुलिस की, तो ये पिंक पेट्रोल व्हीकल्स हैं. और ये क्यों? ताकि विमेन सेफ्टी इंश्योर की जा सके. ऐसा नहीं है कि जम्मू में पहली बार इसको लॉन्च किया गया, नहीं, जम्मू के अंदर पहली जो है मतलब विमेन की पुलिस स्टेशन जो गांधीनगर में है वहां से फ्लैग ऑफ की गई है पहली. लेकिन अदरवाइज इंडिया में कई स्टेट्स के अंदर ये ऑलरेडी है. सो मैंने ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए डाली ताकि आपको पता रहे ये पिंक पेट्रोल किस लिए होती है. ये पेट्रोल नहीं है, PETROL, ध्यान रखिएगा. ये पेट्रोल तो फ्यूल होता है जो हम गाड़ियों में डालते हैं. PATROL गश्त लगाना. सो पिंक पेट्रोल को फ्लैग ऑफ किया गया विमेन पुलिस स्टेशन गांधीनगर जम्मू से. क्यों? ताकि जो विमेन गर्ल्स की सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके. ये कार सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि गर्ल्स को भी पता रहे कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ बैठे पुलिस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो अपने आप हमारी सेफ्टी निगरानी का ध्यान रखेंगे. ओके, पर ये इंडिया में कई जगह चलाई जाती है. गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं. झारखंड में एक नई स्कीम लॉन्च की गई है. झारखंड हैज एम्पावर्ड विमेन विथ विडो रीमैरिज स्कीम. जो विधवा महिलाएं होती हैं और अगर वो मैरिजेबल एज में हैं यानी 18 ईयर्स से ऊपर की हैं तो, और अगर वो रीमैरी कर लेती हैं, पुनर्विवाह करती हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. 2 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे. ये क्यों लाई जाती हैं इस तरह की स्कीम्स? ताकि जो सोशल टैबू समाज में है कि नहीं अगर कोई विधवा हो गई है तो दोबारा शादी नहीं करनी होती है, तो इस तरह की भ्रांतियों को, टैबूज को खत्म किया जा सके और समाज को प्रोत्साहित किया जा सके, सोसाइटी को एनकरेज किया जा सके दैट यू मस्ट रीमैरी योर डॉटर्स. सो झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना. विधवा विडो पुनर्विवाह रीमैरिज प्रोत्साहन यानी कि एनकरेज करने के लिए इंसेंटिव योजना स्कीम. ठीक है, सो विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम इंडिया में पहली बार इस तरह का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया और इसके तहत 2 लाख रुपीस जो गवर्नमेंट है वो देगी. पर उसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं. पहली चीज़ ये कि मैरिजेबल एज होनी चाहिए, अंडर एज की नहीं होनी चाहिए गर्ल, क्योंकि बाल विवाह इंडिया में बहुत प्रचलित है, इसलिए ये बताना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. जो महिला या उनके हस्बैंड जो पास अवे हुए हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए थे. अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो इस महिला को पेंशन मिलेगी, और अगर ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो शी इज सेल्फ सफिशिएंट, राइट. पेंशनर नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनकम इनकी जो
इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, यानी गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। एंड विद इन 1 ईयर ऑफ रीमैरिज इनको अपना प्रूफ देना होगा और जो डेथ सर्टिफिकेट है फर्स्ट हस्बैंड का वो भी प्रोवाइड करना होगा। सो कौन सा स्टेट है जो ये स्कीम लेकर के आया है? झारखंड, झारखंड लेकर के आया है। अगली खबर, अब टीचर जी की जरूरत नहीं है, रोबोट पढ़ा लेंगे, ह्यूमनॉइड्स पढ़ा लेंगे। ऐसे केरला के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पे फर्स्ट ह्यूमनॉइड टीचर को लाया गया है। उस ह्यूमनॉइड का क्या नाम है? ह्यूमनॉइड का मतलब ह्यूमन रोबोट है बेसिकली, ठीक है। सो इस रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है कि नेम इंडियाज फर्स्ट AI टीचर, जो कि केरला के अंदर एक स्कूल में इंट्रोड्यूस की गई है। सो आइरिस, आइरिस, सबकी आई इनके ऊपर रहेंगी। सो आइरिस, केरला वेलकम्स आइरिस इट्स फर्स्ट जेनरेटिव AI टीचर। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, सब इंटरनेट चल रहा है दिमाग में, वहाँ से बच्चों को जवाब दे देंगी, मेमोरी रख लेंगी, उनसे इंटरेक्ट कर लेंगी, तो AI से लेस है, यानी कि AI से इक्विप्ड है। KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल है तिरुवनंतपुरम के अंदर केरला में, उसने कोलैबोरेट किया है मेकर लैब्स एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड से। किससे? मेकर लैब से। और ये जो पहला ह्यूमनॉइड टीचर है वो लगाए गए हैं। ये किसके तहत बनाया गया? ये ह्यूमनॉइड, ये जो आइरिस है वो टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब, सुना है कभी? न्यूज़ में पहले भी हमने पढ़ा है। अटल टिंकरिंग लैब्स जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन, उसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स लाई गई। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके अंदर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब स्कूल लेवल पे लगाई जाती हैं, ओके। और उसी में इसको बनाया गया और 2021 नीति आयोग प्रोजेक्ट है ये अटल टिंकरिंग लैब्स। नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है इंडिया का, ठीक है। और ये 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है, चल भी सकती है क्लास में, यहाँ वहाँ व्हील्स पे है ये। सो अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में देख लेते हैं। आइरिस के बारे में समझ में आ गया। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, भाई आप किताबों से तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन जब तक कुछ करोगे नहीं, हाथों से कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक कुछ ज़्यादा सीखोगे नहीं। इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स लाई गई थी एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है ये? मेनली 6 to 12, है ना। सो 6 to 12 क्लास के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। एंड इसरो जो है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, उसने 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट कर लिया था टू प्रमोट स्टेम की फील्ड के अंदर एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाली जो फील्ड है उससे रिलेटेड और आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को 100 अटल टिंकरिंग लैब्स इसरो ने अडॉप्ट कर ली थी। और इसरो और ये जो आपने अभी देखा मेकर लैब्स, ये एक तरह से इनका मिला जुला रिजल्ट है जो आइरिस हम देख रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब सब मिशन है अटल इनोवेशन मिशन के तहत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सो दैट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को के अंदर बच्चों को बढ़ावा दिया जा सके। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। सो 2016 में अटल इनोवेशन मिशन आया, 2021 के अंदर टिंकरिंग लैब्स आई, फिर ये अभी आइरिस बना करके केरला ने लॉन्च किया है। अगली खबर के लिए कहाँ चले? कौन दिख रहे हैं ये? योगी जी दिख रहे हैं। कहाँ चलेंगे? उत्तर प्रदेश चलेंगे। सो उत्तर प्रदेश आगरा मेट्रो स्टेशन से ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया आगरा मेट्रो को, और जब वो कोलकाता में थे। और फ्लैग ऑफ किसने किया? फ्लैग ऑफ किया है जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने, आगरा मेट्रो को। कहाँ से? ताजमहल मेट्रो स्टेशन से। फर्स्ट इन द कंट्री ऐसी मेट्रो है जो कि प्री शेड्यूल तैयार हो गई, 9 महीने पहले ही रेडी हो गई, जब होनी थी उससे 9 months अहेड ऑफ शेड्यूल। और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर 3 अंडरग्राउंड स्टेशंस भी इस मेट्रो के हैं। तो ये तो छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली नहीं है, पर ठीक है, देख लीजिएगा। और आगरा मेट्रो यूपी में कौन से नंबर की मेट्रो है? 6th नंबर की मेट्रो है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 5 मेट्रोज रन कर रही थी, 6th मेट्रो है आगरा मेट्रो। फ्लैग ऑफ किया है सीएम ने और वर्चुअली इनॉग्रेट किया पीएम ने, और इसकी खास बात क्या है? अहेड ऑफ शेड्यूल ये रेडी हो गई जी। चलिए अब हम चलते हैं यूपी से असम। मैप पे दिख गया असम? बस ठीक है। सो फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो पहला है, इंडिया में पहली बार ये एक्सपो हो रहा है, इसलिए फर्स्ट लिखा हुआ है भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो। जो भी कंपनीज इंडस्ट्री स्टीम बॉयलर्स यूज करती है ना,
उन कंपनीज से रिलेटेड ये एक एक्सपो हुआ, यानी एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में और बातचीत की, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कहाँ हुई? गुवाहाटी, असम के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, इंडिया का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ हुआ? गुवाहाटी, असम के अंदर हुआ। ओके, 5 to 7 मार्च को हुआ है, ताकि ग्रोथ और एफिशिएंसी जो है उन इंडस्ट्रीज की जो स्टीम बॉयलर्स यूज करते हैं और बढ़ाई जा सके। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। आगे आ जाइए। अब जो अगली खबर है उसके लिए हम चलते हैं उत्तराखंड। ठीक है, सो CSIR IIP यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, और उसके IIP ने, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, CSIR का IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने पार्टनर किया है यूकॉस्ट के साथ टू इम्प्लीमेंट पाइन नीडल्स बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी इन चंपावत। तो उत्तराखंड के चंपावत में CSIR IIP ने पार्टनर किया यूकॉस्ट के साथ। क्यों? वहाँ पे ना पाइन के ट्रीज बहुत होते हैं। पाइन की जो लीव्स होती हैं वो ऐसी नीडल जैसी होती हैं, और ये लीव्स झड़ती रहती है, नीचे गिरती रहती है, और जो फॉरेस्ट फायर्स लगती है ना गर्मी के दिनों में, ये सूखी पतली पतली पत्तियां होती हैं, तो बहुत जल्दी से इनके अंदर आग लग जाती है। सो इस समस्या से जूझने को सुलझाने के लिए, इसका सोल्यूशन लाने के लिए, एंड ऑल्सो हम कोयले का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे न करें, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो ये जो पाइन लीव्स या पाइन नीडल्स हैं, इसको यूज करके फ्यूल बनाया जा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी को चंपावत के अंदर लाया गया है। और कौन से दो इंस्टीट्यूशंस लाए हैं? CSIR का IIP लाया है इन एसोसिएशन विद यूकॉस्ट। न्यूज़ समझ में आ गई? और ये आदर्श चंपावत मिशन के तहत लाया गया है, आदर्श चंपावत, राइट। अब इसमें ना 2 टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया जाएगा। पहले तो ये नीडल देख लो, ये पाइन नीडल्स हैं सूखने के बाद जो गिरी हुई हैं, राइट। और इन्हीं से इस तरह की ये जो आप ब्रिकेट यानी ब्रिक्स जैसी ब्रिकेट, जैसे ईंटें बनती है ना, तो इनको कंसोलिडेट कर दिया और इस तरह से ब्रिकेट, ये पाइन ब्रिकेट है, ये बनाई जाएगी। और इसको फिर आप चूल्हे में डाल सकते हो, यानी कि अपने स्टोव में डाल सकते हो, या फिर जो भट्टे वगैरह होते हैं आप कहीं पे इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हो, तो इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। गॉट इट? तो 2 टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। एक तो ब्रिकेट यूनिट, जो ये ब्रिकेट्स बनाएगी जो अभी हमने देखे पाइन से, और दूसरा 500 यूनिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड कुक स्टोव्स, ऐसे कुक स्टोव्स जो कि ब्रिकेट्स यूनिट्स को यूज कर सकते हो। ओके, सो ये फ्यूल की तरह काम में आएंगी होम्स और लोकल इंडस्ट्रीज में। फॉरेस्ट फायर्स तो कम होंगी ही होंगी, क्योंकि हम पाइन नीडल्स को यूज कर रहे हैं, और कोल को रिप्लेस करके एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। गॉट इट? चलिए, सो चंपावत उत्तराखंड से ये खबर आ रही थी। आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ, और अब हम चलते हैं नेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज पे। ठीक है, स्टेट न्यूज हो चुकी है। नेशनल कैटेगरी में सबसे पहले देखते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 हो चुका है खत्म, उसके अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल पहले स्टेट लेवल पे करवाया गया, पार्लियामेंट रखी जाती है यूथ की, ताकि वो आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने ओपिनियंस देना सीखें, वाद विवाद करना सीखें, और फिर उन्हीं से चयनित होकर के, यानी सिलेक्ट होकर के नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं। और जो बच्चे विनर्स हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मेनली इसके अंदर 18 से लेके 25 एज ग्रुप वाले बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जो वोट देना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी खड़े नहीं हो सकते टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो ये जो एज ग्रुप है, इनके अपने ओपिनियंस हैं ऑब्वियसली, तभी आप इनसे वोट दिलवा रहे हो, लेकिन अभी ये खड़े हो नहीं सकते चुनाव में, तो आप इनके मत कहाँ ले सकते हो? इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हो। तो ये 9 फेब से 6 मार्च तक ऑर्गेनाइज हुआ अक्रॉस इंडिया। इसकी थीम क्या रही? थीम देख लीजिएगा, यंग वॉइसेस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। यंग वॉइसेस से रिलेटेड है। यतिन भास्कर डुग्गल साहब ये रहे। सो ये डुग्गल साहब जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में। ओके, ओम बिरला जी और ठाकुर साहब, अनुराग ठाकुर जी ने मिलकर के ये अवार्ड सेरेमनी होस्ट तो नहीं, मतलब लीड की, कंडक्ट की, या अवार्ड्स दिए रादर। सो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में देखेंगे कि जो आइडिया था कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होना चाहिए, ये पीएम मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में 2017 में दिया था। पर ये शुरू कब हुआ? तो ये 2019 के अंदर पहला एडिशन इसका शुरू किया गया। और एज ब्रैकेट क्या है जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? 18 से 25। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 84B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25। यही मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, मैंने जानकर ये इन्फो नहीं दी क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बचते, सब मैं पढ़ा देती हूँ। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है? ठीक है, लिखिए। लोकसभा की मैंने बता दी। अगली खबर पे देखते हैं, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट।
प्रोजेक्ट इन चित्रकूट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। सो कहाँ से रिलेटेड न्यूज़ है ये? मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है, और वैसे देखा जाए तो नेशनल सिग्निफिकेंस की है, बिकॉज ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये नेशनल लेवल पे चलती है। सो पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट, यानी कि चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव। आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पे आध्यात्मिकता का आप अनुभव कर पाएंगे, ऐसा पूरा माहौल वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत। और ये जो प्रोजेक्ट है चित्रकूट घाट वाला, ये कौन सी स्कीम के तहत बन रहा है? स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। स्वदेश दर्शन, अपने ही देश के दर्शन, यानी कि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको डेवलप करने के लिए स्कीम को लाया गया था, और ये इसका सेकंड चरण या सेकंड फेज है जो कि चल रहा है। ओके, टूरिज्म को बढ़ावा देगा ये बहुत। चित्रकूट एमपी के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया चित्रकूट घाट वाला, एंड उसी के साथ साथ प्रसाद स्कीम के तहत भी अमरकंटक में डेवलपमेंट किया गया। सो प्रसाद स्कीम क्या है और स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, ये दोनों अब हमको देखनी होगी। प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो तीर्थ स्थल होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए प्रसाद स्कीम है, बाकी जो भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम है। समझ में आ गया? सेम सी ऑलमोस्ट, डिफरेंस बस इतना ही है। सो ये जो स्कीम है प्रसाद स्कीम, ये फोकस करती है कि जितनी भी पिलग्रिम साइट्स हैं उनको और अच्छे से डेवलप करें, ताकि जो टूरिस्ट आएंगे उनका एक्सपीरियंस बहुत रिच रहना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जो स्वदेश दर्शन है उसका ऑब्जेक्टिव है टूरिज्म डेस्टिनेशंस को और बेहतर बनाना, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना, सफाई रखना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। ओके, चलिए। सो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेकर के आया था, और यही मिनिस्ट्री है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, और 100% सेंट्रल फंडिंग देती है ताकि आप अपने स्टेट में जो भी टूरिज्म साइट्स हैं उनको डेवलप कर सको। गॉट इट जी? चले आगे। अगली खबर आ रही है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है ये। पीयूष गोयल लॉन्चेस ई किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स। अब देखिए इस न्यूज़ को पहले समझ लीजिएगा कि किसान जो खेती करता है, फसल काटता है, उपज हो जाती है यानी प्रोड्यूस हो जाता है। अब उस प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रखना जरूरी है, लेकिन वेयर हाउसेज हर किसान के पास तो होते नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस, लैंड, मनी, सबके पास नहीं होते। तो वो वेयर हाउस फैसिलिटी तक जाते हैं, यानी कि गोदाम समझ लीजिए, वेयर हाउस मतलब गोदाम, वहाँ अपनी फसल रखवाते हैं। लेकिन वेयर हाउस फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है देश के अंदर, राइट, और हैं तो महंगी पड़ती हैं उनको, वहाँ रखने के लिए उनको जो पैसे देने पड़ते हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं। तो अब उसी को ईज करने के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी आराम से मिल जाए, सस्ती दरों पे मिल जाए, और आपका जो अनाज आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप उसको गोदाम में रख सको सेफ और सुरक्षित, ताकि आनन फानन में यानी बहुत हेस्ट में आपको अनाज बेचना नहीं पड़े, औने पौने दाम, यानी कि किसी भी दाम पे। अब अगर आपके पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है और आपको पता है पेरिशेबल है मेरा प्रोडक्ट, तो मैं जल्दी से बेच दूं, जहां मुझे पॉसिबली 50 रुपये मिलते अगर मैं ढंग से बेचता, पर अभी मेरे पास स्टोर करने की जगह नहीं है तो मैं 40 रुपये में भी बेच दूंगा, तो नुकसान होता है किसान को। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पीयूष गोयल जी ने लॉन्च की है ई किसान उपज निधि। कितनी काम करेगी नहीं करेगी मुझे पता है, कुछ बच्चे लिख देते हैं कि मैम ये सिर्फ स्कीम होती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है। बच्चे वो तो रियलिटी होती है हर जगह की, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना डिफिकल्ट है, और मैं किसी के लिए एक्सक्यूज या सपोर्ट में कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ। हमारा काम है न्यूज़ जो आई है उसको डिस्कस करना, हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज ऑफकोर्स आइडियल पिक्चर से हमेशा डिफरेंट पाई जाएगी। सो पीयूष गोयल लॉन्चेस ई किसान उपज निधि, ताकि फार्मर्स की जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ये एक डिजिटल गेटवे है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो WDRA है, ये अलग अलग वेयर हाउसेस को अपने से कनेक्ट करेगा, ठीक है, एक तरह से नेटवर्क बनाएगा। मान लीजिए आपके पास एक वेयर हाउस है, मेरे पास एक वेयर हाउस है, WDRA आता है, वो बोलता है आप हमसे लिंक होना चाहें तो हो जाइए, हम आपको किसानों से जोड़ देंगे, आप और किसानों को आपसे जोड़ देंगे, आपका भी फायदा उनका भी फायदा, ठीक है। सो बहुत सारे वेयर हाउसेज वाले इनके साथ जुड़ेंगे, प्लस जो किसान है वो बुकिंग कर सकता है ऑनलाइन जाकर के कि ठीक है मैं अपना वेयर हाउस इस दिन से इस दिन तक यहाँ बुक कराना चाहता हूँ, लाइक दैट, ठीक है। तो एक ई डिजिटल गेटवे है जिससे चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई होंगी। डिजिटल प्रोसेस से प्रोसीजर ऑफ फार्मर स्टोरेज रजिस्टर्ड WDRA वेयर हाउस में पॉसिबल हो पाएगा। 6 महीने तक किसान अपना अनाज वहाँ रख सकता है 7% इंटरेस्ट पर एनम के साथ में, ठीक है। अच्छा, अब इस वेयर हाउस में जब आपका अनाज रखा है और आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि ठीक है भैया, आपको रसीद मिल गई कि आपका अनाज वहाँ पड़ा है, तो आप उस रसीद को दिखा करके लोन भी ले सकते हो
किसान ये भी कर सकता है, ठीक है। सो ये एक और फैसिलिटी है ई किसान उपज निधि की। सो ये जो इनिशिएटिव है ये हमने देख लिया क्या काम करेगा। देन यस, फार्मर्स जो स्टॉक करेंगे अपना प्रोड्यूस, उनको सिर्फ 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत पड़ेगी, जहां पहले उनको 3% सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था, ठीक है। तो ये वाले जो वेयर हाउसेस जो ये फैसिलिटी के थ्रू आ रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कम हो जाएगा, कोलैटरल अलग से आपको नहीं देने हैं, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो पहले देना होता था उससे स्ट्रेस बढ़ता था फार्मर को, अब वो नहीं होगा, ठीक है। सो ये देखिएगा, डिजिटल गेटवे पोर्टल फैसिलिटेटिंग फार्मर्स फॉर इजी पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स। तो आप इजी पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स भी ले सकते हो, आपने वहां वेयर हाउस में रखवा दिया अपना सामान और आप लोन्स ले सकते हो। और हाल ही में पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था ना कि लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान पूरी दुनिया का हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर में ग्रेन्स को स्टोर करने की जो बहुत बड़ी अभी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो जब इतने सारे स्टोरेज सेंटर्स बनेंगे तो डिजिटल भी होना जरूरी है उनके लिए, और यही एक तरह से स्टेप आगे बढ़े हैं हम। ये ई किसान उपज निधि का जो पोर्टल है ना, वहां से हमने लिया है। तो आप देखो, आप नहीं पढ़ पाओगे शायद, थोड़ा जूम कर दूं मैं 1 मिनट। ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा आपको क्रक्स मिल जाएगा, क्या चीज है, क्यों है, सो यू कैन गो थ्रू फ्रॉम देयर। ये देखिएगा, सो इट प्रोवाइड्स फार्मर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स भी ले सकते हैं वो बैंक से, जब उनको इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट मिल जाती है। तो आपका अनाज भी सुरक्षित हो रहा है और आप उस पर लोन्स भी ले सकते हो। चलिए अगली न्यूज पे चलिए। अगली न्यूज जो आ रही है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आ रही है, दैट आरबीआई हैज साइंड एमओयू विथ बैंक इंडोनेशिया। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बैंक इंडोनेशिया के साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, समझौता ज्ञापन जिसे हम बोलते हैं, टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रांजैक्शन। सो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें हम हमारी लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। और क्या है लोकल करेंसीज, हमारी तो पता होगी आपको, रुपी। इंडोनेशिया की लोकल करेंसी क्या है, थोड़े दिन पहले ही बताई थी, लिखोगे, लिख दो, चलो। सो आरबीआई एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइन अ पैक्ट टू एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज। अब हम यूएस डॉलर वगैरह में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी लोकल करेंसीज में करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी लोकल करेंसीज की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी और बूस्ट होती है, स्ट्रांग होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। बस इतनी सी न्यूज है, यही लिखा हुआ है, क्या पूछा मैंने आपसे, इंडियन रुपी और इंडोनेशियन रुपया जो है उसी में ट्रांजैक्शंस होंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर कौन है, परिवार जियो, वेरी नाइस, ओके। अब क्योंकि मैंने आपको एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज बताई है जो कि यूजुअली बैंकिंग वाले बच्चों के ज्यादा काम की होती है, तो इसलिए मैं वापस बता देती हूँ। कल मैंने अनाउंस किया था कि आफरीन मैम ने स्टार्ट कर दी है आपकी बैंकिंग अवेयरनेस सेशंस। हर ट्यूसडे थर्सडे को बैंकिंग अवेयरनेस सेशन होगा, हर संडे को बैंकिंग करंट अफेयर का वीकली सेशन होगा 7 PM ही। सो इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट यस्टरडेज सेशन, देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये शेड्यूल याद रख लीजिए। सो बैंकिंग वाले बच्चे खासतौर पर ये सेशंस लेंगे। बाकी इकोनॉमिक्स जो है वो पायल मैम ले ही रही हैं बाकी सारे बच्चों के लिए, SSC हो गया, आप जो भी वनडे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलरली बैंकिंग बच्चों के लिए आफरीन मैम सेशंस लिया करेंगी। चलिए अगली खबर अब हम इंटरनेशनल सेगमेंट से लेते हैं। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने पिच किया है कॉमन करेंसी फॉर मुस्लिम कंट्रीज। सो शेख हसीना जी ने कहा है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है और एक कॉमन करेंसी चलाती है, आपस में उनका ट्रेड बहुत सिंपल ईजी हो जाता है, राइट, ट्रेड बैरियर्स नहीं आते बहुत ज़्यादा, इसी तरह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका भी कोई ना कोई कॉमन करेंसी होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा है। और ये कब रखा उन्होंने व्यू पॉइंट, जब D8 ट्रेड मिनिस्टर्स ढाका विजिट कर रहे थे। D8 एक ग्रुप है, D8 इज व्हाट, इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और उन्हीं से रिलेटेड ट्रेड मिनिस्टर्स आए हुए थे। अब हमें D8 पढ़ना है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है जी, ये इसलिए नहीं बिकॉज PM शेख हसीना जी ने ऐसा बोला है, नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें D8 का मेंशन है। नाउ व्हाट इज D8 वी नीड टू नो। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग 8 मुस्लिम कंट्रीज। 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड से रिलेटेड ये पूरा संगठन बना हुआ है। और वो कंट्रीज कौन सी हैं, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड नाइजीरिया। अगर मैप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बस ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। आप बोलोगे मैम आप तो बोलते हो तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो, नहीं हो जाएगा। इसका कुछ ना कुछ एक्रोनिम मैंने सोचा था मुझे निकालना है, पर मैं भूल गई, जैसे कि मैं रोज भूल रही हूँ कि सेशन के एंड में मुझे आपको कोई ना कोई अच्छा एक थॉट बता के जाना है। बहुत बच्चे कई बार बोल चुके हैं, कोई बात नहीं, करेंगे,
एक दिन तो याद रहेगा मुझे। सो D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया था? जून 15, 1997 में अनाउंस किया गया था। और ये 10 देश हैं जो कि इसका 8 देश हैं, 10 क्यों बोला मैंने, ये 8 देश हैं जो कि इसका हिस्सा हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन बांग्लादेश से ही रिलेटेड है, बट बांग्लादेश और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी जो BSF है, उनका डेलीगेशन commences 54th BGB BSF बॉर्डर कॉन्फ्रेंस इन ढाका। तो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन दोनों ने मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस की है। कहां पे? ढाका में। उससे रिलेटेड ये न्यूज है। सो 9 मेंबर डेलीगेशन है हमारी BSF का, जिसको लीड किसने किया? नितिन अग्रवाल जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं BSF के। ये हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था ना, नितिन अग्रवाल जी BSF के डायरेक्टर जनरल हैं। वो लोग ढाका पहुंचे हैं 54th DG यानी डायरेक्टर जनरल लेवल BGB BSF बॉर्डर कॉन्फ्रेंस के लिए। BGB क्या है? बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। जैसे हमारे BSF है, बांग्लादेश में BGB है। ओके, सो BSF जो हमारी है वो पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी करती है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारी, मतलब बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने वाली फोर्सेस हैं, जैसे असम राइफल्स हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़े। दी वर्ल्ड एक्सपीरियंस दी वार्मेस्ट फेब्रुअरी ऑन रिकॉर्ड। कल ही हमने एल नीनो के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है। क्या होता है एल नीनो, क्या होता है ला नीना, एल नीनो से कैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, राइट। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी एक और रिपोर्ट सामने आई है, वर्ल्ड एक्सपीरियंस वार्मेस्ट फेब्रुअरी ऑन रिकॉर्ड। अभी तक की किसी भी साल में सबसे गर्म फरवरी जो दर्ज की गई है वो 2024 में की गई है। और कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अभी पिछले जो भी महीने गए ना, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, वो भी अभी तक के रिकॉर्ड हॉटेस्ट मंथ गए हैं, क्योंकि पिछला पूरा एक साल ही ऐसा गया है जिसमें हर महीना अभी तक के रिकॉर्ड पे गर्म गया है। ओके, एल नीनो का इंपैक्ट ये रहा है। सो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज जो हैं उन्होंने बोला है कि फरवरी वार्मेस्ट मंथ रहा है और फरवरी 2024 0.12 डिग्री सेल्सियस गर्म था प्रीवियस वार्मेस्ट फरवरी से, जो कि 2016 में था। 2016 में अभी तक की सबसे गर्म फरवरी निकली थी, उससे भी ज्यादा 0.12 डिग्री सेल्सियस गर्म इस बार की फरवरी निकली। आप बोलोगे मैम ये भी कोई याद करना है, ये भी कोई पूछता है? हाँ जी पूछते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट क्वेश्चन बन चुका है कि अभी तक जो एक पर्टिकुलर महीना इससे पहले गर्म रहा था तो कितने डिग्रीज उसका टेम्परेचर हायर था, इस तरह का क्वेश्चन बन चुका है। सो प्लीज टेक नोट ऑफ इट। सो कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने ये भी बताया कि एवरी मंथ जून 2023 से लेकर के, जब एल नीनो इस बार इंपैक्ट किया था, हिट हुआ था, तब से लेकर अभी तक का हर महीना वार्मेस्ट रहा है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। सो जून 2023 से अभी तक फरवरी 2024 तक एवरी मंथ हैज बीन वेरी हॉट। चलो, साइंटिस्ट ने क्या बोला, क्यों है भाई इतनी गर्मी, क्यों हर महीना इतना गर्म हो रहा है? एक तो एल नीनो इफेक्ट है ही, जिसमें कि पैसिफिक ओशन जो है हमारा, पैसिफिक ओशन के इक्वेटोरियल के आसपास जो वाटर्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, और ये हमने कल पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। और उसकी वजह से जो अमेरिकाज वाली साइड है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और जो एशिया वाली साइड है वहाँ पे और गर्मी होती है और बारिश होती है, और एशिया वाली साइड में ड्रॉट कंडीशंस हो जाती हैं, बारिश बहुत कम हो जाती है, तो रेनफॉल पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, हीट बहुत प्रोड्यूस हो रही है। तो एक कॉन्ट्रीब्यूटर तो एल नीनो है, ठीक है, देश के कई हिस्सों में गर्मी का। और दूसरा है इंसान द्वारा किए गए क्लाइमेट चेंज, जैसे हम जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के, एल नीनो तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो होता है, बिकॉज ट्रेड विंड्स की स्पीड घटना बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, राइट, वो नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज दूसरे रीजन से हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर से, दोनों मिलकर के टेम्परेचर्स बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी ये बोल रही है कि वर्ल्ड ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट थी पूरे साल हर महीने ब्रीच की है। जनवरी 2024 में पूरा एक साल कंप्लीट हो गया, यानी फेब 23 से लेकर के जैन 24 तक हर महीना 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट को क्रॉस कर रहा है। किससे लिमिट? प्री इंडस्ट्रियल टाइम में। प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो टेम्परेचर्स ग्लोबल एवरेज रहा करते थे, उससे अभी फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक हर महीना 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर शो कर रहा है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज 1.52 डिग्री सेल्सियस अबव 1850 टू 1900 यानी प्री इंडस्ट्रियल टाइम, जब कारखाने वगैरह नहीं हुआ करते थे, प्री इंडस्ट्रियल एवरेज था, उससे 1.52%, 1.5 लिमिट है और हम लोग 1.52 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन
अभी भी जो हमारी पेरिस वाला जो अग्रीमेंट था जिसके तहत हमें हमारे ग्लोबल एवरेज मीन टेम्परेचर्स को प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्री के अंदर अंदर ही रखना है, कोशिश करके 1.5 डिग्री के अंदर, उसके हम ठीक ठाक क्लोज ही चल रहे हैं, बिकॉज वो लंबे ड्यूरेशन तक चेक किया जाता है। एक साल ऊपर रह गया तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली लिमिट के अंदर ही रहें अगर हमें हमारे क्लाइमेट को ढंग से चलाना है तो। गॉट इट? ये किसने डिसाइड किया, कब डिसाइड किया कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस तक रहें हम प्री इंडस्ट्रियल एरा के, या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहें? ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था जी? 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। इसको अडॉप्ट किया गया था 196 कंट्रीज ने, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि पेरिस में हुई थी। उसके अंदर ये अग्रीमेंट लीगली बाइंड किया गया था कि हम ये इंटरनेशनल ट्रीटी कर रहे हैं, सारे देश कोशिश करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर रहे, नहीं तो 1.5 तक तो मतलब हमें बहुत अच्छे से कोशिश करनी, नहीं तो 2 डिग्री तक तो रहे ही रहे। और ये जो पेरिस ट्रीटी थी ये अडॉप्शन में आई 2016 में, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये देखो यहाँ पे, ये है फरवरी 2024, सबसे ऊपर जा रहा है अभी, और ये पुराने सारे सालों का है। गॉट इट? चलिए जी, सो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड आज जो भी, वो हमने डिस्कस कर लिया। रेडी होप समझ में आ गया होगा। कुछ न्यूज़ ज़्यादा डिस्कशन मांगते हैं, कुछ 1 पॉइंटर्स जैसी होती हैं, जल्दी निकल जाती हैं, ठीक है। चलो रिविजन क्वेश्चन की तरफ बढ़े, रेडी हो? पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम ऑफ झारखंड। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना भाई कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, झारखंड ने किया है। पहली स्टेटमेंट बोलती है बेनिफिशियरी विल हैव टू अप्लाई विदिन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रीमैरिज। रीमैरिज के 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा इस बेनिफिट के लिए। बिल्कुल सही है जी, हाँ जी। बेनिफिशियरी विल बी गिवन एन इंसेंटिव ऑफ 7 लाख बाय द गवर्नमेंट। 7 लाख रुपए मिलेंगे क्या? नहीं, 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये रॉन्ग है। अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। मैं हर बार गलत करती हूँ। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है भाई? सेकेंड वाली नॉट करेक्ट है, तो ओनली 2 विल बी द आंसर। कल भी मैंने गलती की थी, मैं हमेशा इसको करेक्ट मान के आंसर दे देती हूँ, है ना। चलो, वेयर इज फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 हेल्ड? ये जो इंडिया का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो हुआ, कहाँ हुआ? असम, गुवाहाटी। बिल्कुल, गुवाहाटी, असम। सो असम विल बी द राइट आंसर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्री लीडर टू रिसीव IAA गोल्डन कंपस अवार्ड एट 45th IAA वर्ल्ड कांग्रेस, मलेशिया के अंदर जो हुई थी। सो कौन है जिनको 45th IAA वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर IAA गोल्डन कंपस अवार्ड मिला है, और पहले इंडस्ट्रियल लीडर इंडिया से ये बन जाते हैं? स्वामी जी, श्रीनिवासन के स्वामी। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन 2024? जो आज महान दिन है, इतना महान है ना, सो उसकी थीम क्या है? जस्ट किडिंग। चलो बताओ क्या थीम है इसकी? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ए इज द राइट आंसर। प्रीवियस डेज के कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, ये ना कल लिया था मैंने, लेकिन कल मैंने गलत बता दिया था बिकॉज मैंने यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं देखा था, तो इसलिए मैंने आज वापस डाल दिया। द गैंजेस डॉल्फिन वर डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2019। 2009 में डिक्लेयर किया था। गैंजेस रिवर डॉल्फिन लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज IUCN में? नहीं, एंडेंजर्ड है ये, ठीक है। सो दोनों ही रॉन्ग हो गए, नीदर 1 nor 2। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट कौन से हैं? ये भी नॉट करेक्ट है, ये भी नॉट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। सी, आज भी गलत मार्क करवा देती मैं। सी इज द राइट आंसर। चलो फिर हम आते हैं, वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट गंजेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारत का पहला जो गंगा डॉल्फिन है उनके लिए रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट हाल ही में खोला गया है। कहाँ लोकेटेड है? कहाँ कहाँ कहाँ? बिहार, पटना। बिल्कुल जी। और इंडिया की अकेली डॉल्फिन को डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कौन सी है और कहाँ है? लिखो कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। हु रिसेंटली बोल्ड द फास्टेस्ट डिलीवरी एवर रिकॉर्डेड इन विमेंस क्रिकेट? विमेंस क्रिकेट में अभी तक की सबसे तेज गेंद जो डाली गई है, रिकॉर्ड की गई है, वो किसने अभी डाली थी? कल ही हमने पढ़ा है, शबनीम इस्माइल ने, और विमेन प्रीमियर लीग के अंदर इन्होंने ये बॉल डाली और फास्टेस्ट बॉलर विमेन क्रिकेट के अंदर ये बन गई हैं, फास्टेस्ट डिलीवरी डालने वाली बॉलर, ठीक है। इन विच इंडियन स्टेट इज दी चपचारकूट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड? चपचारकूट फेस्टिवल हाल ही में कौन से राज्य के अंदर मनाया गया था? मिजोरम। ओके फाइन। एंड देन एम युवा स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ अप टू 5 लाख टू यूथ, ये कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च की?
एम युवा स्कीम कौन सा स्टेट लेकर के आया? हर साल युवाओं को दिए जाएंगे इंटरेस्ट फ्री लोन्स, कितने रुपीस तक के? 5 लाख रुपीस तक के। उत्तर प्रदेश लेकर के आया। एंड नाउ आई बिलीव इज योर यस क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आज का आपका क्वेश्चन है। इन विच इंडियन स्टेट डिड अ स्कूल इंट्रोड्यूस द ह्यूमनॉइड नेम्ड आइरिस एज अ टीचर? आइरिस ह्यूमनॉइड टीचर कहाँ पे लाई गई हैं स्टेट में, वो आपको आंसर लिखना है। ठीक है जी, ये था आज का सेशन। आई रियली होप सब समझ में आ गया होगा। आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, कल मिलेंगे बिल्कुल 12 बजे सेम सेशन के साथ में। और हैव अ वेरी हैप्पी फेस्टिव डे टुडे। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।